Good evening, everyone. Welcome to EduTap and welcome to another important monthly current affairs revision session on EduTap. And my dear friends, today we will be covering and revising the most important reports of the month of May 2025. So you must be thinking that why exactly we are coming up with these revision sessions. Because my dear friends, see, I really know that all of you have covered the important sessions, the reports, schemes, RBI notifications, current affairs of the previous months, but have you analyzed and tested yourself whether you have retained all of them or not? Apart from that, क्या हमने ये देखा कि क्या अगर एग्जाम के अंदर डिफरेंट क्वेश्चंस को अगर मिक्सअप करके आपके सामने लाया जाए तो क्या आप उन क्वेश्चंस का सही से आंसर कर पाएंगे या नहीं? सो ये सेशन उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने हमारे सेशंस को देखा है और उन्होंने बेसिकली अच्छे से रिवाइज भी किया है बट टेस्ट नहीं किया. अपार्ट फ्रॉम दैट ये सेशन उनके लिए भी है जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं किया और इस सेशन के जरिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डायमेंशंस हैं जो हमें इन पर्टिकुलर रिपोर्ट से कवर करनी चाहिए ये हम कवर करेंगे आज के सेशन के अंदर. सो ये सेशन बेसिकली दोस्तों होगा आपका एक एमसीक्यू फॉर्मेट के अंदर बिकॉज इन द एग्जाम वी आर रिक्वायर्ड टू एनालाइज, वी आर रिक्वायर्ड टू सॉल्व द एमसीक्यूज और इसीलिए हमें प्रैक्टिस करनी होगी इन एमसीक्यूज के सॉल्व करने की और इसीलिए ये सेशन हम आपके लिए लेकर आए हैं जहां पर हम कवर करेंगे इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स ऑफ May 2025. So are you guys ready for the today's session? Please give me a thumbs up in the chat box. Hi Shanika, Gururaj, Nitya, Kshitij, Padmini and all the people who have joined us today in this particular session. Guys, again this session is really very important for your preparation and revision. When it comes to the current affairs, revision is the key. So I hope that everybody is ready with the today's session. And again, so my dear friends, if you are still new to our YouTube channel, kindly subscribe to it and press the bell icon to receive all the latest updates of the courses and videos which we are offering to you. इसके अलावा इस सेशन का पीडीएफ आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल के ऊपर. तो हमारे सभी सेशंस जो हम इस चैनल पर लेते हैं दोस्तों उनका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलता है जिसका लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन के अंदर. ओके, सो आई होप दैट एवरीबडी इज रेडी विद देयर प्रिपरेशन और क्यों ना आज एक आई ओपनर सेशन हम आपके लिए ले लें सो दैट आपको एनालाइज कर पाए कि हाँ अभी हम किस लेवल पे हैं, हमें की रिपोर्ट्स कितनी याद हैं, क्या हमें सभी डायमेंशंस याद है या नहीं, क्या हमें फैक्ट्स एंड फिगर्स याद है या नहीं. ठीक है, तो शुरू करते हैं आज के सेशन को विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन. पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए फ्रॉम द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025. ठीक है, सो आई डेली टेल यू द अप्रोच to cover and to basically approach such kind of questions कि कैसे इन questions को अप्रोच करना है और सॉल्व करना है. सबसे पहली चीज हमें सेंट्रल टॉपिक को आइडेंटिफाई करना है, दैट इज द फर्स्ट स्टेप. सेकंड स्टेप इज व्हाट इज द डिमांड ऑफ क्वेश्चन. थर्ड थिंग इज टू आइडेंटिफाई द कीवर्ड्स हियर. तो ये तीनों ही स्टेप्स आपको इंप्लीमेंट करने हैं और ट्राई टू आइडेंटिफाई द राइट आंसर. ठीक है, सो आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन के अंदर क्या है इस क्वेश्चन का सही आंसर. पहला क्वेश्चन है Human Development Report 2025, which is titled as A Matter of Choice, People and Possibilities in the Age of Artificial Intelligence. तो ये रिपोर्ट रिलीज की गई थी. आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी स्टेटमेंट्स यहां पर करेक्ट हैं. ठीक है, तो तीन स्टेटमेंट्स आपको दी गई हैं, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है एंड देन यू नीड टू गिव मी द राइट आंसर. सो पहला स्टेटमेंट है इंडियाज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स विटनेस्ड अ ग्रोथ ऑफ ओवर 53% सिंस 1990 और हमने सरपास किया एवरेज प्रोग्रेस को विच वी हैव सीन इन द ग्लोबल एंड साउथ एशियन कॉन्टेक्स्ट. पहली स्टेटमेंट. सेकंड स्टेटमेंट 13.5 करोड़ पीपल इन इंडिया मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर निकले हैं बिटवीन 1516 एंड 19 टू 2021. ठीक है, दैट इज द सेकंड स्टेटमेंट. थर्ड स्टेटमेंट इंडिया हैज बीन रैंक्ड हाईएस्ट इन द वर्ल्ड फॉर द प्रीवेलेंस ऑफ सेल्फ रिपोर्टेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर इस रिपोर्ट ने काफी फोकस किया, राइट, क्योंकि आप टाइटल से देख सकते हो. इसके बाद इंडिया की परफॉर्मेंस यहां पर क्या रही. पहला क्वेश्चन इंडिया रिलेटेड स्पेसिफिक फाइंडिंग से है एंड आई कैन सी इन द चैट बॉक्स गुरुराज, पद्मिनी, मुस्कान, सुप्रभा, हर्षल, एवरीबॉडी हैज गिवन ऑप्शन डी एज द राइट आंसर. सो ऑप्शन डी को लॉक किया जाए. सो पीपल आर सेइंग यस. सो ओके, लेट्स गो विद ऑप्शन डी एंड यस दिस इज द राइट आंसर. सभी स्टेटमेंट्स यहां पर दोस्तों एकदम करेक्ट है. ठीक है, सो लेट मी टेल यू हियर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एक काफी इंपॉर्टेंट इंडेक्स है दोस्तों विच बेसिकली आइडेंटिफाइज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट और अक्रॉस 3 कंपोनेंट्स हम आइडेंटिफाई करते हैं. वो क्या कंपोनेंट्स हैं ये आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन के अंदर. सो बिफोर दैट आई वुड लाइक टू टेल यू हियर द रिपोर्ट इज रिलीज बाय यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम और इस रिपोर्ट पर हमने एक डेडिकेटेड सेशन लिया है.
सो जब आप इस सेशन को फिनिश करेंगे, अगर आपने इस सेशन को नहीं देखा है दोस्तों, डू नॉट वरी अबाउट इट, जो पीडीएफ आप डाउनलोड करेंगे टेलीग्राम चैनल से, वहां पर आप इस लिंक पर जाइएगा, इस लिंक पर, और ये लिंक आपको डायरेक्टली उस सेशन तक लेकर जाएगा जो हमने ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पर लिया है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो अगला क्वेश्चन है टॉप 5 इन द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025। तो आपको आइडेंटिफाई करना है टॉप 5 कंट्रीज के बारे में जो इंफॉर्मेशन दी गई है, क्या ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है। सो पहला स्टेटमेंट, आइसलैंड सिक्योर्ड फर्स्ट रैंक विद एचडीआई वैल्यू ऑफ 0.972। सेकंड स्टेटमेंट, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड हैव बीन जॉइंटली रैंक्ड at second position in the global HDI rankings. Third statement, Denmark and Germany have also been included in the top 5 positions ranked 4th and 5th. So what is the right answer here? Top 5 countries. My dear friends, as per the previous year exam trends, we have seen कि top 5 countries पर exam में questions आ रहे हैं, right? And I can see here most of the people have given me the right answer to this part. कि अगर हम कंपोनेंट्स की बात करते हैं, इट इंक्लूड्स एजुकेशन, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड पर कैपिटा। एब्सोल्युटली राइट। कमिंग बैक टू दिस क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन के अंदर हम देख सकते हैं टॉप 5 रैंकर्स, एंड अगेन एवरीबॉडी हैज गिवन द राइट आंसर, दैट ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, सो द टॉप 5 कंट्रीज आर बेसिकली आइसलैंड, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, जर्मनी। अब बहुत बच्चों के मन में क्वेश्चन आता है कि सर याद कैसे करें? ये टॉप 5 कंट्रीज को याद करना एक सही में पेन पॉइंट बन चुका है, क्योंकि 5 कंट्रीज का नाम याद रखना, क्योंकि टॉप पर जो है उसको तो याद कर सकते हैं, बट व्हाट अबाउट द टॉप 5 कंट्रीज? लेट मी टेल यू हियर, आज के सेशन के बाद आप कभी नहीं भूलोगे कि टॉप 5 कंट्रीज ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में कौन सी थी। कैसे इसको याद करेंगे? सी, अगर हम बात करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट की, सो विद ह्यूमन डेवलपमेंट कैन वी से दैट अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को हम अचीव कर ले तो ह्यूमंस की डेवलपमेंट होगी? प्लीज गिव मी द आंसर इन द चैट बॉक्स बाय सेइंग यस और नो। अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स होते हैं, अचीव हो पाते हैं, तो क्या उससे ह्यूमन डेवलपमेंट होगी? सो पीपल आर सेइंग यस, दैट यस इट विल लीड टू ह्यूमन डेवलपमेंट। सो वेयर इज ह्यूमन डेवलपमेंट इज? ह्यूमन डेवलपमेंट इज इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स दैट वी वांट टू अचीव बाय 2030। तो 2030 तक हम चाहते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव कर ले। ओके, अगर हम बात करें ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट की, विच आर द टॉप 5 कंट्रीज, लेट मी टेल यू, आपने ऑलरेडी याद कर लिया। आई स्टैंड्स फॉर आइसलैंड, एन स्टैंड्स फॉर नॉर्वे, एस स्टैंड्स फॉर स्विट्जरलैंड, डी स्टैंड्स फॉर डेनमार्क एंड जी स्टैंड्स फॉर जर्मनी। So these are the top 5 countries. So will you guys be able to forget this important information? Please tell me in the chat box. क्या आप सभी इस चीज को भूल पाएंगे? इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इंडिया की, what was India's position, my dear friends, in the human development report? India's position was 130. So we want to achieve sustainable development goals by 2030. इंडिया की पोजीशन क्या है? 130. So just remember 30 and you will be able to retain India's information also. So now is this clear or not? Please tell me here. Will you guys be able to retain this information? I don't think it is even required to retain it, because even question के अंदर ही आंसर है। Human development is basically in the sustainable development goals and that we want to achieve by 2030. तो इंडिया का रैंक भी याद हुआ, टॉप 5 कंट्रीज भी याद हो गया, रिपोर्ट का नाम भी याद हो गया, राइट? So everybody able to connect the points? I hope that you guys are really liking this way of covering the current affairs. Okay, तो इतना इजी बना के चलेंगे, डेफिनेटली कुछ याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अगेन फ्रॉम द सेम रिपोर्ट। ओके, अगेन द क्वेश्चन इज ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 and we need to identify correct statements here. So again we need to focus on the same part, focusing on the central topic, then identify the demand and then the keywords. Okay, तो यहां पर क्या है? डिमांड, करेक्ट स्टेटमेंट्स आइडेंटिफाई करने हैं। सबसे पहला स्टेटमेंट, रिपोर्ट कौन रिलीज करता है? यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम। हैव वी कवर्ड दिस इन द स्निपेट आई शोड यू, राइट? सो दिस स्टेटमेंट इज राइट। सेकंड स्टेटमेंट, HDI considers economic growth alone as the primary and exclusive indicator to measure development status of nations. I asked you that which are the different indicators that we are using, where economic growth was not the single one, right? We talked about the longevity, we talked about the education, we talked about the
per capita. So that means second statement is incorrect here. Third statement is under the HDI framework जो education dimension है वो दो indicators का इस्तेमाल कर रही है. First thing is the gross enrollment ratio and other one is adult literacy rate of the country. So अगर हम बात करते हैं एजुकेशन की, एजुकेशन के अंदर डेफिनेटली दो इंडिकेटर्स हैं, बट अगर आपने सिर्फ इतना ही पार्ट लिखकर देखकर सोचा कि ठीक है एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है, तो क्या होगा, आपका आंसर बिल्कुल गलत होगा. क्यों? क्योंकि आगे की इंफॉर्मेशन इनकरेक्टली मेंशन की गई है. सो व्हाट विल बी द राइट आंसर हियर? सो राइट आंसर इज बेसिकली only one, that is option D is the right answer. Again option D is the right answer to the question number 3. Yes, everybody is exactly right. Option 3, option D is the right answer. Only statement 1 is correct. So यहाँ पर हम देख लेते हैं कि कौन से हैं वो 3 HDI components. This includes longevity, that is life expectancy at birth. एजुकेशन के अंदर हमारे दो इंडिकेटर्स हैं, वो कौन से हैं? एक्सपेक्टेड इयर्स ऑफ स्कूलिंग एंड नॉट द ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो. कितने इयर्स ऑफ स्कूलिंग हम एक्सपेक्ट करते हैं, दिस इज द फर्स्ट पार्ट. सेकंड थिंग इज मीन इयर्स ऑफ स्कूलिंग फॉर एडल्ट्स एज 25 years and more. So these are the two indicators under the education. And the third one is income per capita. ठीक है, income per capita, that is gross national income per capita. तो ये 3 कंपोनेंट्स हैं हमारे विच आर बेसिकली देयर इन द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, जो हम यूज कर रहे हैं इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द ह्यूमन डेवलपमेंट अक्रॉस द वर्ल्ड. ओके, आई होप दिस इज क्लियर. एब्सोल्युटली राइट. सो अगर हम बात करते हैं दोस्तों इंडिया की, मैंने आपको बात की कि इंडिया इज रैंक्ड 130. लेट मी टेल यू कि इंडिया के साथ बांग्लादेश भी यहां पर 130th पोजीशन पे था. बांग्लादेश वाज आल्सो एट द 130 पोजीशन. अगर हम इंडिया के स्कोर की बात करते हैं, इट वाज 0.685 एंड इंडिया इज इन द विच कैटेगरी? मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट कैटेगरी. सो मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट कैटेगरी पर इंडिया बिलोंग करता है एज अ पार्ट ऑफ दिस रिपोर्ट. अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करते हैं तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स स्कोर क्या था? इट वाज 0.756. So across the world it was 0.756. India's score is 0.685 and India's rank is 130. So if I ask you which are the top 5 countries of the Human Development Report, that is HDIN-SDG, that is Human Development as a Sustainable Development Goal, and that we want to achieve by 2030. इतना याद रखा तो बेसिकली मेजर इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स, इंपॉर्टेंट थिंग्स आपको इस रिपोर्ट की याद हो जाएंगी. ओके, एब्सोल्युटली राइट. Let's move on to the next question now. Next question is on the global report on food crisis. तो global report on food crisis पर रिपोर्ट है, इसको रिलीज कौन करता है? ग्लोबल नेटवर्क ऑन अगेंस्ट फूड क्राइसिस एंड फूड सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन नेटवर्क. तो FSIN और GNFASC, FSIN GNAFC, सो ये दो ऑर्गेनाइजेशंस मिलकर रिलीज करती हैं ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस. आपको आइडेंटिफाई करना है करेक्ट स्टेटमेंट्स कौन सी हैं. ओके, सो जल्दी जल्दी से गो थ्रू कीजिए इन स्टेटमेंट्स को एंड ट्राई टू गिव मी द राइट आंसर इन द चैट बॉक्स. ओके, सो कुछ रिपोर्ट्स के अंदर हमें डेफिनेटली डेटा याद करना पड़ेगा दोस्तों, तो ये काफी जरूरी है हमारे लिए. ओके, तो फर्स्ट स्टेटमेंट, 295.3 million people or 22.6% of the analyzed population, they face high levels of acute food insecurity. So this statement is absolutely right. Second statement, 2024 marked 6th consecutive year where share of people facing acute food insecurity exceeded 20%. Let me tell you guys, अगर हम बात करें इस रिपोर्ट की, so according to the report, ये जो 20% से ज्यादा acute food insecurity है, this was basically for the consecutive 5th year. अगर हम बात करें वो 6th year वाला पार्ट क्या था, that acute food insecurity increase हुई है for the 6th consecutive year, but 20% से ज्यादा ये 5 साल के लिए रही. So ये statement आपकी incorrect है. Third statement, highest number of people facing acute food insecurity, they are in Nigeria, followed by Sudan, Democratic Republic of Congo. Nigeria, Sudan and Congo के अंदर आपकी सबसे ज्यादा acute food insecurity है. So here third statement is correct. So right answer will be what? It is option C. That is 1 and 3, because second statement is incorrect here. And again I can see that yes, many of the people have given me the right answer to this question. That is option C. Absolutely right. So guys, when it comes to this part, when it comes to the value of 295.3 million, अगर हम इसको कंपेयर करें लास्ट ईयर से,
तो लास्ट ईयर जो रिपोर्ट आई थी उससे ये नंबर 13.7 मिलियन ज्यादा है. So this number is 13.7 million more than the previous year. So ये हमारा इंक्रीज हुआ है. ठीक है, मोर देन 20% इंक्रीज हमने देखा इन द ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस. अब ये फूड क्राइसिस कब होता है दोस्तों? जब हमारी एक्यूट फूड इनसिक्योरिटी कब होगी? जब फूड सिक्योरिटी को थ्रेटन होगा. फूड सिक्योरिटी को थ्रेटन कब होगा? फूड सिक्योरिटी कब होती है? व्हेन वी आर एबल टू ईट द फूड, व्हेन वी आर एबल टू एक्सेस द फूड, राइट? So there are some few dimensions that we need to see when we talk about the food security. So food security की क्या dimensions है? These are food availability, accessibility, utilization and stability. ठीक है, so basically इसमें से कोई भी dimension अगर disrupt होती है, so that will lead to food insecurity. Okay, अगर हम बात करें 2024 में was the 5th consecutive year जब हमें 20% से ज्यादा देखने को मिली, और 6th consecutive year था जब हमारी एक्यूट फूड इनसिक्योरिटी इंक्रीज हुई है along with the child malnutrition. That's why that statement was incorrect. Okay, so let me tell you again that we have taken a complete dedicated session on this particular report, और उसका लिंक मैंने यहाँ पर अटैच कर दिया है. The students who have missed this particular session, guys, please ensure कि आप इसको देखें. और स्पेसिफिकली नाबार्ड के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा इसको कवर करना. क्यों रहेगा? क्योंकि अगेन it is basically related to your topics in the syllabus, right? और RBI के लिए भी important है ये part. Okay, I hope this is clear. So ये report कौन रिलीज करता है? Global Network Against Food Crisis and Food Security Information Network. ठीक है, I hope this is clear. बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. That is the World Economic Situation and Prospects 2025. So this is a report which basically provides us the situation, economic situation across the world. कैसे बताएगा? By giving us the projection of the growth rates कि existing situation के according क्या growth rate है हमारी world के अंदर, इंडिया के अंदर क्या growth rate है. Okay, so basically this is something that we need to see here. Okay, so mid year update release हुआ था, उसके according हमें identify करना है कि जो growth rate है globally और इंडिया का in 2025 कितना रहने वाला है. So this is something that we need to identify here. So what is the right answer to the question number 5? So people are saying 2.4% and 6.3%. That is option C. Option C lock किया जाए. सभी के लिए okay option C. Okay. So let's go with option C. Yes, option C is the right answer. So अगर हम देखें दोस्तों, यहाँ पर 2.4% is the global GDP growth forecast for year 2025. And when it comes to India, it is 6.3%. इसको हम इस टेबल के जरिए देख सकते हैं, which we can see here. अगर हम पूरे वर्ल्ड लेवल की बात करते हैं, so this is 2.4% in 2025 और नेक्स्ट ईयर में रहेगा 2.5%. इंडिया की बात करें 6.3% is for year 2025 और नेक्स्ट ईयर कितना रहेगा? It will increasing to 6.4%. ठीक है, तो अगर आपको वर्ल्ड का याद है, इंडिया का याद है, तो लेट मी टेल यू कि आप 2026 का भी याद कर सकते हो. 2025 में हमारा जितना है उसमें प्लस 0.1% कर दीजिए. दैट विल लीड टू 2026 प्रोजेक्शन इन द वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट. तो बस ये वैल्यू याद कीजिए और दूसरी वैल्यू आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी, क्योंकि साल बढ़ा है तो 0.1% का इंक्रीज भी हो रहा है हमारी ग्रोथ के अंदर. ठीक है, दैट्स ऑल दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड फ्रॉम हियर. सो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा हमने कवर कर लिया है, और ये हमारा एक ये सेशन था दोस्तों जो हमने सेशन इस पर्टिकुलर रिपोर्ट के ऊपर लिया था. दैट इज वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट. और इंडिया इज रिमेनिंग द फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट. ये रिपोर्ट बताती है कि इंडिया विल कंटिन्यू टू रिमेन द फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी हियर. ओके, सो जिसने इस सेशन को मिस किया, आप इस लिंक से आप उसको एक्सेस कर सकते हो. बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. अगले क्वेश्चन है ग्लोबल रिपोर्ट ऑन इंटरनल डिस्प्लेसमेंट. सो दोस्तों इंटरनल डिस्प्लेसमेंट के ऊपर रिपोर्ट आई थी. ठीक है, इंटरनल डिस्प्लेसमेंट कब होता है? जब लोगों को मजबूरन अपने एग्जिस्टिंग एरिया जहां पर वो रह रहे हैं वो छोड़ना पड़ जाए. राइट, सो बेसिकली लेट्स टेक एन एग्जांपल दैट अभी रिसेंटली एक वॉर चल रहा था. ठीक है, ईरान और इजराइल के बीच में. जिस कंट्री ने दूसरी कंट्री पर हमला किया, तो वहां उस एरिया पर जो लोग रह रहे थे उनको फोर्सफुली उस एरिया को छोड़कर कहीं और जाना पड़ा. दैट इज कॉल्ड इंटरनल डिस्प्लेसमेंट. ओके, सो बेसिकली ग्लोबल रिपोर्ट ऑन इंटरनल डिस्प्लेसमेंट बताते कि कितना इंटरनल डिस्प्लेसमेंट हुआ, और इंटरनल डिस्प्लेसमेंट को मॉनिटर करने के लिए वी आर हैविंग अ पर्टिकुलर सेंटर दैट वी कॉल IDMC, इंटरनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर. तो सेंट्रल टॉपिक पता चल गया. ठीक है, अब आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है विद रिस्पेक्ट टू दिस रिपोर्ट.
Again, three statements are there. You need to identify here which statement is correct here. Okay, so पहला statement, global number of internally displaced people कितना था? 83.4 million था. Internal displacement कितना हुआ? 83.4 million by the end of 2024. That means 2024 के अंत तक 83.4 million रहा. Let me tell you, when it comes to this internal displacement report, दो important data यहाँ पर रहते हैं. ठीक है, first thing is 2024, that is किसी भी ईयर की रिपोर्ट है तो उस ईयर के एंड तक कितना इंटरनल डिस्प्लेसमेंट हुआ और उस ईयर के अंदर कितना इंटरनल डिस्प्लेसमेंट हुआ. तो ये दो डेटा है, एक तो है एंड तक कितना हुआ और एक है उसके अंदर कितना हुआ. ठीक है, तो एंड तक हुआ 83.4 मिलियन और उस ईयर के अंदर कितना हुआ ये भी हम कवर करेंगे हमारे एक्सप्लेनेशन के अंदर. सो नेक्स्ट स्टेटमेंट इज conflict and violence accounted for a higher number of internal displacements than natural disasters globally. So basically अगर हम बात करें जो मेजर रीजंस थे हमारे, that were basically internal displacements के, वो नेचुरल डिजास्टर है और conflict and violence है. तो इन्होंने बताया कि conflict and violence is more over responsible for this internal displacement. Now the third important point is India recorded 5.4 million internal displacements in 2024. तो इंडिया के अंदर कितने हुए? टोटल 5.4 मिलियन इंटरनल डिस्प्लेसमेंट्स. और यहां पर इंडिया के अंदर अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो सबसे ज्यादा बड़ा रीजन क्या था? आपके नेचुरल डिजास्टर्स, फॉर एग्जांपल फ्लड्स, स्टॉर्म्स. ओके, सो लास्ट 12 इयर्स में सबसे हाईएस्ट रिकॉर्ड रहा. सो व्हाट इज द राइट आंसर हियर? प्लीज ट्राई टू आइडेंटिफाई हियर. सो पीपल आर opting option C, some are going with option D. So here guys, option C is the right answer. That is statement 1 and 3 only which are correct here. ठीक है, so एक बार इसको देख लेते हैं हम. So basically of the 83.4 million people, 73.5 million were displaced by conflict and violence and 9.8 million by the disasters. And the number of displacement by conflict and violence have increased by an average of 51% in the past decade. ठीक है, so यहाँ पर basically it was mentioned that the conflict and violence accounted for higher number of internal displacements, जो कि एकदम correct है. So you can see here that 73.5 million were due to conflict and violence. So that means हमारी second statement भी correct है. Right answer will be option D. So option C नहीं, option D will be the right answer here. Okay, yes, option D is the right answer to this particular question. तो हमने देख लिया what is the incorrect part here. Do not worry about it, PDF के अंदर इसको correct कर दिया जाएगा. ठीक है, so यहाँ पर हमने identify कर लिया सही आंसर क्या है. So this is the most important part that we need to understand guys. And again let me tell you here कि इस सेशन का लिंक आपके लिए एम्बेड कर दिया है. अगर आपने मिस किया है डेफिनेटली आप इस सेशन को गो थ्रू कर सकते हैं अगेन. ओके, आई होप दिस इज क्लियर. So there are some people who are still having a doubt in this part. So दोस्तों 73.5 million displacement due to conflict and violence, और यही चीज यहाँ पर मेंशन है कि conflict and violence accounted for a higher number of internal displacements than natural disasters globally. So that's why statement 2 is also correct here. Okay, so option D is the right answer. Okay, I hope this is clear. बढ़ते हैं अगली रिपोर्ट की तरफ, that is the World Press Freedom Index 2025. And here I would like to ask all of you, please try to give me the right answer here. World Press Freedom Index की बात हो रही है जिसको रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर रिलीज करता है. आपके सामने तीन स्टेटमेंट्स हैं. You need to give me the right answer in the comment section. Okay, so please tell me here which of the following statements are correct in the World Press Freedom Index. So I can see here people are giving me the right answer. So अगर हम बात करते हैं इस particular part की, so here we are basically assessing that how much free the reporters in our countries are. Okay, so basically India was ranked 151st in 2025 where India's score is 32.96, जहां पर हमने 159th पोजीशन से इंप्रूव किया फ्रॉम द प्रीवियस ईयर. सेकेंड स्टेटमेंट 2025 के अंदर जो ग्लोबल एवरेज स्कोर था वो डिक्रीज हुआ, इट ड्रॉप टू 54.7. ओके, और ये डिफिकल्ट कैटेगरी में जा चुका है फॉर द फर्स्ट टाइम इन द इंडेक्स हिस्ट्री. थर्ड स्टेटमेंट, अमंग द टॉप 5 कंट्रीज, नॉर्वे इज लीडिंग विद द हाईएस्ट स्कोर फॉलोइंग बाय एस्टोनिया, नीदरलैंड, स्वीडन एंड
फिनलैंड। ठीक है, सो ये वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की कहानी है। एंड लेट अस सी हु हैज गिवन अस द राइट आंसर हियर। पीपल आर गिविंग ऑप्शन डी एज द राइट आंसर, एंड यस, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन. Now I would like to ask you a very important part. So World Press Freedom Index is being released every year on the World Press Freedom Day. And on which date we celebrate this particular day? Can anybody tell me the date on which we celebrate every year as the World Press Freedom Day? So it is 3rd of May. So 3rd May is the date when we celebrate World Press Freedom Day every year, and on the day annually we see that this index has been launched. This year India is on the 151st position, and on the top it was again Norway. Okay, so Norway is on the top here. Absolutely right. So अगर हम देख सकते हैं top countries, Norway followed by Estonia, Netherlands, Sweden and Finland. India is on the 151st position. On the bottom it is Eritrea. Eritrea is at the bottom. Next question is on the annual survey of services sector enterprises. तो दोस्तों एक पायलट स्टडी हुई थी ऑन द एनुअल सर्वे ऑफ सर्विसेज सेक्टर एंटरप्राइजेस, जिसमें हमने देखा कि सर्विसेज सेक्टर का क्या कंट्रीब्यूशन है इंडिया के जीडीपी के अंदर, और काफी इंपॉर्टेंट चीजें हमें यहाँ से पता चली. अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है, ये जो रिपोर्ट रिलीज की गई बाय द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, यू नीड टू आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट हियर. तो अभी तक हम करेक्ट स्टेटमेंट्स आइडेंटिफाई कर रहे थे, तो बड़े ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है क्योंकि यहां पर हमें आइडेंटिफाई करनी है इनकरेक्ट स्टेटमेंट. ओके, तो पहला स्टेटमेंट, सर्विसेज सेक्टर अकाउंट्स फॉर 50% ऑफ इंडिया जीडीपी. तो इंडिया का जो जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूशन है सर्विस सेक्टर का, इट इज ओवर 50% एंड इट इज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर अ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट हियर. सेकंड स्टेटमेंट अगर हम बात करें तो ये जो सर्वे कंडक्ट किया गया, तो यहां पर इससे पता चला कि जो मेजर नंबर ऑफ कंपनीज हैं इंडिया के अंदर, दे आर बेसिकली द प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज. It was followed by the public sector companies and then it was followed by the limited liability partnerships. So this statement is also correct here. So 80% of the surveyed companies were private limited companies. Absolutely right. Now the third statement, enterprises with output below 500 crores accounted for 63.03% of the total employment. That means total employment अगर हम बात करें तो total employment जो इंडिया में जनरेट हो रही है उसका 63%, सॉरी इस एंटरप्राइजेस का, दे आर अकाउंटिंग 63.03% एंड दीज एंटरप्राइजेस आर हैविंग आउटपुट बिलो 500 crores. So is this statement true or false? So here the third statement is also correct here, and I can see in the chat box Padmini, Suprava, Himanshu, Muskan, Mayank, everybody is saying that option E is the right answer. So yes, option E is the right answer because there is not a single statement which is incorrect. So option E is the right answer. Moving to the next question, that is on the World Social Report, a new policy consensus to accelerate social progress. तो social progress कब होगी, कैसे होगी, अभी हम किस लेवल पर हैं, ये हमें बताया वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट ने. So here we need to identify here what is the number of people across the world which are currently living in the extreme poverty. Extreme poverty जिसको हम define करते हैं if there is a person who is living the day below $2.15 per day, right? So basically हमें identify करना है कि कितने लोग हैं across the world which are living under the extreme poverty. That's what we need to identify here. So what is that number? That is 690 million people. 690 million people are there in this particular part that they are living in the extreme poverty, and that is the option D is the right answer here. That's from the World Social Report 2025 which has been recently released. Okay. Now moving to the next question, enhancing MSME's competitiveness in India report. ठीक है, तो नीति आयोग ने रिलीज किया कि हम कैसे MSMEs की competitiveness को बढ़ा सकते हैं, and that's why in order to do that they just come out with a report, enhancing competitiveness of MSMEs in our country. And here you need to identify here that what are the respective levels of credit access. दोस्तों MSMEs का competitiveness कब बढ़ेगा, जब उनको proper funding मिलेगी, और वो फंडिंग ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फॉर द एमएसएमईज, राइट? सो बेसिकली एमएसएमईज को वो क्रेडिट एक्सेस मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ये असेस करना बहुत जरूरी है, और इस रिपोर्ट ने यही बताया कि क्रेडिट एक्सेसिबिलिटी कितनी है फॉर द माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस एंड फॉर द मीडियम एंटरप्राइजेस. सो माइक्रो, स्मॉल और मीडियम के लिए, सो बेसिकली माइक्रो एंड स्मॉल और मीडियम के लिए कितना कितना क्रेडिट एक्सेस मिल पा रहा है, ये हमें आइडेंटिफाई करना है. द क्वेश्चन नंबर 10, सो इट इज बेसिकली 20% for micro and small and 9% for the medium enterprises in year 2024, जितना क्रेडिट इनको मिल पा रहा है. ओके, नाउ
So when we are talking about the MSMEs, guys, let me tell you here that it is very important for us to remember that what exactly is the criteria on the basis of which we are identifying whether enterprise is a micro, small or the medium enterprise. Do you guys able to retain that? Please tell me in the chat box. क्या आपको पता है कि how we can classify MSMEs, क्योंकि MSMEs का classification criteria recently change हुआ and that is why it is more susceptible to be asked in the exam, right? That's why we need to understand, we need to ensure that we are doing comprehensive study. अगर MSME आया तो इसका क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है ये भी कवर करना जरूरी है एंड दैट्स व्हाई आई हैव ब्रॉट हियर द कंप्लीट टेबल फॉर ऑल ऑफ यू. सो दोस्तों अगर हम बात करते हैं माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस की, सो इनको क्लासिफाई करने का तरीका अक्रॉस टू फैक्टर्स है. व्हाट एग्जैक्टली दिस इज? फर्स्ट थिंग इज इन्वेस्टमेंट, व्हाट इन्वेस्टमेंट दे आर डूइंग इन देयर मशीनरी एंड प्लांट, एंड द नेक्स्ट थिंग इज देयर टर्नओवर. तो टर्नओवर, इन्वेस्टमेंट, ये दो फैक्टर्स है जिनके बेसिस पर हम आइडेंटिफाई करते हैं वेदर द एंटरप्राइजेस माइक्रो, स्मॉल एंड द मीडियम. अगर हम बात करें माइक्रो की, सो माइक्रो के लिए आपका 2.5 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए और टर्नओवर आपका 10 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए. आपको क्या करना है, आपको बस माइक्रो का याद रखना है और स्मॉल और मीडियम आप ऑटोमेटिकली याद कर पाएंगे. कैसे कर पाएंगे? देखिए, सो बेसिकली आपने देखा कि माइक्रो का 2.5 करोड़ टोटल इन्वेस्टमेंट है, इतना ही रहना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए. और साथ ही साथ अगर हम टर्नओवर की बात करें दैट शुड बी लेस देन 10 करोड़ रुपीस. ओके, अगर माइक्रो को स्मॉल बनाना है तो वो कैसे बनाएंगे? इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देना है. जो भी इन्वेस्टमेंट है, टर्नओवर है माइक्रो का, उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. सो ये बन गया आपका 25 करोड़ इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर बन गया आपका 100 करोड़. ओके, आई होप दिस इज क्लियर. अभी हमने मल्टीप्लाई किया 10 से, बट अभी थोड़ा और मीडियम करने के लिए बिल्कुल 10 से नहीं कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा हो जाएगा. सो वी विल बी जस्ट मल्टीप्लाइंग इट बाय 5. तो स्मॉल को मीडियम कैसे बनाएंगे? 25 करोड़ को 5 से मल्टीप्लाई किया 125 करोड़ और टर्नओवर को किया तो आया 500 करोड़. So that is the easy way to retain that what is the classification of micro, small and medium enterprises. Are you guys able to connect here? Please tell me in the chat box. क्या सभी को समझ में आ रहा है? कैसे याद कर सकते हैं इसको? We are talking about the classification criteria of micro, small and medium enterprises. There are two factors, investment and turnover. Micro का याद किया 2.5 करोड़ investment, 10 करोड़ is the total turnover maximum. उससे ज्यादा नहीं हो सकता, उससे कम ही होना चाहिए. ठीक है, सो माइक्रो को स्मॉल में कन्वर्ट करना है तो 10 से मल्टीप्लाई किया, स्मॉल को मीडियम में कन्वर्ट करना है तो 5 से मल्टीप्लाई किया. दैट्स इट. एंड विद दिस वी विल बी एबल टू रिटेन इट. ओके, आर यू गाइस एबल टू रिटेन इट? प्लीज टेल मी इन द चैट बॉक्स. अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज 16th एशियाटिक लॉयन पॉपुलेशन एस्टिमेशन. सो इस रिपोर्ट को रिलीज किया गया था बाय द गुजरात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड यू हैव टू टेल मी हियर the name of the state which houses entire wild population of Asiatic lions and by what percentage this population increased between 2020 and 2025. So basically कौन सी स्टेट है जिसके पास आपकी entire wild population है of these lions and what is the percentage increase 2020 से 2035 के बीच में क्या percentage increase आया, ये भी हमें identify करना है. So दोस्तों why exactly Gujarat Forest Department is taking so much interest in the Asiatic lion population? Can anybody tell me the reason? The reason is that the entire wildlife population, the entire wild population of Asiatic lions is in Gujarat only. That's why Gujarat is one answer. But what is the next answer? तो यहाँ आप देखेंगे कि दो ऑप्शंस में गुजरात दिया गया है, बट सही आंसर क्या है? What is the population increase here? The population increase is basically 32%. So that's why option C is the right answer. So Gujarat is the state which is having the highest population. And the entire population and the population increase of the lions was 32% from 2020 to 2025. So that's all from this particular report. Okay, तो इस रिपोर्ट की जो मेजर इंपॉर्टेंट चीजें हैं हमने कवर कर ली हैं. And let me tell you my dear friends that with this we are also concluding our session. Why? Because in this part, in this session, we have already covered all the reports and the most important dimensions across which we can expect the questions in the examination. सो आप सभी को कैसा लगा सेशन दोस्तों, प्लीज मुझे बताइए चैट बॉक्स के अंदर. सो दैट्स ऑल फ्रॉम द टुडे सेशन. किसी की कोई भी क्वेरी है आप मुझसे फ्रीली पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट है आप पूछिए. सो इफ यू आर फेसिंग एनी डिफिकल्टी इन प्रिपेयरिंग दीज रिपोर्ट्स एंड इंडेसेस, दोस्तों जब भी रिपोर्ट कवर करते हैं
there are 5 dimensions that we need to understand. First one is releasing body, then the about section, which basically tells us about the report, that what exactly it is assessing, how many parameters, indicators are being used. So 5 dimensions हैं किसी भी रिपोर्ट को कवर करने की. सबसे पहला रिलीजिंग बॉडी है. Second one is the about section, which includes indicators, parameters. Third part is the important rankings. For example, I told you in the human development report which are the top 5 countries, right? So वहां पर इंडिया की रैंक बहुत इंपॉर्टेंट है और टॉप 5 को याद करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और बॉटम को भी हमें याद करना चाहिए. कैन एनीबडी टेल मी विच कंट्री वाज एट द बॉटम? तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को हमने कवर कर लिया, राइट? बट कौन सी कंट्री बॉटम पर थी इसमें? कैन एनीबडी टेल मी दैट? सो दैट वाज साउथ सुडान. South Sudan is the right answer. Okay. So coming back to the dimensions, the fourth dimension is your key findings, and the fifth one is your key recommendations. So अगर किसी भी रिपोर्ट को आप इन 5 dimensions के अक्रॉस कवर करते हैं, then you will not be missing any single question in the examination. बस ये 5 dimension को अच्छे से याद रखिए और इसके अक्रॉस रिपोर्ट को कवर कीजिए. Definitely you will not miss any question from the reports in the exam. और लास्ट ईयर हम जानते हैं कि रिपोर्ट्स से कितनी ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं इन द आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर एग्जाम, राइट? नाबार्ड में भी रिपोर्ट्स आती हैं, आपके बैंकिंग एग्जाम्स में भी रिपोर्ट्स आती हैं. सो जहां पर करंट अफेयर्स है वहां पर कहीं ना कहीं रिपोर्ट्स आ ही जाती है, राइट? सो दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू कवर इट. So my dear friends, I can see in the chat box that there are no more queries here. There are no queries, so that means we can conclude the session. It was really great to have all of you here in the today's session, guys. And I believe कि जो हमने चीजें डिस्कस की हैं वो सभी आपको याद रहेंगी. अब हम मिलेंगे आपको अगले सेशन के अंदर. Till then, stay happy, stay healthy. Wish you all happy learning.